हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि सॉइल एज अ मटेरियल क्या है। तो वहां पर हमने जाना कि भाई सॉइल परफेक्टली सॉलिड भी नहीं थी, परफेक्टली फ्लूइड की कैटेगरी में भी नहीं आती थी। सॉइल के अंदर में तो सॉलिड्स और फ्लूइड्स दोनों रहते हैं। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस। तो सॉइल को उस हिसाब से हमने दो अलग अलग कैटेगरी में देखा। या तो हमारी सॉइल थ्री फेज सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी या फिर हमारी सॉइल टू फेज सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी। अब ये थ्री फेज और टू फेज सिस्टम को एक एक करके जरा हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सॉइल थ्री फेज सिस्टम में है तो क्या क्या बातें हैं, अगर हमारी सॉइल टू फेज में रहेंगी तो क्या क्या बातें होने वाली हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक थ्री फेज सिस्टम की सॉइल को। ध्यान से देखिएगा। एक ये थ्री फेज सिस्टम की सॉइल ली मैंने, सपोज करिए। ठीक है भैया। थ्री फेज सिस्टम मतलब आप समझ पा रहे होगे आप अच्छे से कि एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर में मैटर के तीनों फेज दिख रहे हैं। मुझे सॉलिड्स भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, गैसेस भी दिख रही हैं। तो ये मेरे पास एक सॉइल है जिसमें कुछ सॉलिड्स भी हैं और सॉलिड्स के बीच। अच्छा, दूसरी चीज ये भी समझिएगा कि ये जो हवा और पानी की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, अगर हवा और पानी दोनों है तो एक्चुअल में ये सॉइल पर कहां पर मौजूद है। ये तो एक थ्योरेटिकल डायग्राम था। एक्चुअल में ये पानी और हवा मौजूद है कहां पर, सॉइल के अंदर में। तो दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा ना, उसी में तो मौजूद होंगे हवा और पानी। सॉलिड के अंदर नहीं मौजूद है ये। हवा और पानी सॉलिड के अंदर मौजूद नहीं है। भाई आपकी बड़ी सी चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई तो वो छोटे छोटे सॉलिड्स के पार्टिकल आ गए आपके पास। दो सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस में आपको मिलेगा हवा और पानी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सॉइल मेरी क्या कहलाई भैया? इट इज अ सॉइल इन अ थ्री फेज सिस्टम। क्यों इसको थ्री फेज सिस्टम बोला? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि इस सॉइल के अंदर में मैटर के तीनों फेज मिल रहे हैं मुझे, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। इसलिए इस सॉइल को थ्री फेज सिस्टम कहा जाता है। इस सॉइल के कुछ और नाम भी हैं। इस सॉइल को कहा जाता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इसका दूसरा नाम भी है वेट सॉइल। इसका दूसरा नाम भी है वेट सॉइल। इसका तीसरा नाम भी है अनसैचुरेटेड सॉइल। तो अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि भैया पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, तो खटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो थ्री फेज सिस्टम वाली सॉइल की बात कर रहा है। कहीं पर बोल रहा है वेट सॉइल, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए थ्री फेज सिस्टम की सॉइल। अनसैचुरेटेड सॉइल, तुरंत दिमाग में आएगा थ्री फेज सिस्टम की सॉइल है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला जो टर्म रहेगा वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। वेट सॉइल और अनसैचुरेटेड भी कहते हैं इनको, लेकिन इन जनरल पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल ज्यादा कॉमन नाम है इसका। खैर, ये तो नाम की बात हो गई। सैचुरेटेड शब्द का क्या मतलब होता है इन जनरल? देखिए, इस सॉइल को मैंने नाम दिया पार्शियली सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? देखिए, कोई भी चीज सैचुरेट हो जाए मतलब पानी से जब वो कोई चीज पूरी तरीके से भर जाए तो उसको कहते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज, जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा दिमाग वो हो जाता है, तो बोलते हैं यार बस करो, अब सैचुरेट हो गया दिमाग, मतलब भर गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। यही होता ना सैचुरेट का मतलब। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर में जो खाली जगह थी सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, उसको वॉइड्स कहते हैं। खाली जगह को वॉइड्स कहा जाता है। जो वॉइड्स मौजूद थे सॉइल के अंदर, उन वॉइड्स में तो अभी हवा और पानी दोनों है। अगर सिर्फ पानी होता, भाई देखिए सॉलिड्स तो रहेंगे ही रहेंगे,
अभी सॉलिड्स के बीच में जो खाली जगह थी, जिसको मैं वॉइड्स कहूंगा आगे जाके, उन वॉइड्स में हवा और पानी दोनों मिल रहा है मुझे, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं पार्शियली सैचुरेटेड। सिर्फ पानी मिलता तो फुल्ली सैचुरेटेड कहलाता। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब ये सॉइल है मेरे पास, पार्शियली सैचुरेटेड है, इसके अंदर में सॉलिड्स भी है, पानी भी है और हवा भी है। अब मैंने इस सॉइल का वेट पता करना है। तो भाई सपोज करिए इस सॉइल के अंदर में 3 चीजें हैं, हवा है, पानी है और सॉलिड्स है। मान लीजिए हवा का वेट है WA, पानी का वेट है WW और सॉलिड्स का वेट है WS। ये मैंने वेट लिख लिया। WA is the weight of the air, WW weight of the water and WS weight of the solids। तो अगर कोई मुझसे बोले कि सॉइल का टोटल वेट बताओ, तो सॉइल का टोटल वेट अगर मैं W कह रहा हूं, तो सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि हमारी सॉइल हवा, पानी और सॉलिड से मिलकर बनी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सॉइल का टोटल वेट, वेट ऑफ द एयर प्लस वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेरी सॉइल इन 3 चीजों से मिलकर बनी थी। तो भाई इन तीनों चीजों का इंडिविजुअल वेट को ऐड कर दूंगा तो मुझे सॉइल का टोटल वेट मिल जाना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। करेक्शन ये करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। आप अभी फिलहाल में जहां पर बैठे हुए हो, जहां पर भी हो, आप अपने कमरे में हो या बालकनी में बैठे, जहां पर भी हो आप, आपके आसपास में चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा तो मौजूद है ही, है ना? हवा मौजूद, आपके सर के ऊपर भी हवा है, यहां पर भी हवा मौजूद है। क्या उस हवा का वेट आपको फील हो रहा है? पूरे कमरे में भाई 3.5 मीटर हाइट का कमरा होगा, करीब करीब आपका 3-3.5 मीटर हाइट का कमरा होगा, इतनी हाइट की हवा आपके सर के ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी उस हवा का वेट आपको फील नहीं हो रहा है। उस हवा की जगह पर अगर उतना ही पानी होता, तब तक तो हम जा चुके होते यहां दुनिया से, या उतने ही हाइट का सॉलिड होता हमारे सर के ऊपर में, जितनी हवा है, दुनिया से विदा हो चुके होते हम लोग। कहने का यह मतलब है कि हवा का वेट बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है। हवा का वेट कम होता है, तो क्यों ना एक काम करें, चीजों को आसान बनाने के लिए, एक काम करते हैं, हवा के वेट को निगलेक्ट कर देते भाई। एज कंपेयर टू वाटर एंड एज कंपेयर टू सॉलिड्स, वाटर और सॉलिड्स के कंपैरिजन में हवा का वेट तो निगलेक्ट किया जा सकता है ना। वी कैन निगलेक्ट द वेट ऑफ द एयर। तो फाइनली बात यह रही कि हमारी सॉइल का टोटल वेट पानी के वेट प्लस सॉलिड्स के वेट के बराबर ही होगा। हमको हवा का वेट कंसीडर ही नहीं करना। वी विल नेवर कंसीडर द वेट ऑफ द एयर। चाहे सॉइल के अंदर में हवा हो, चाहे सॉइल के अंदर में हवा ना हो, हम एयर का वेट कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमारे लिए तो सॉइल का टोटल वेट रहेगा वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर। क्लियर हुई बात ये? ठीक इसी प्रकार इसका वॉल्यूम भी तो होगा कुछ। मान लो हवा का वॉल्यूम है VA, पानी का वॉल्यूम है VW और सॉलिड्स का वॉल्यूम है VS। तो मैं सॉइल का टोटल वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिलके बन जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहां पर एयर के वॉल्यूम को भी निगलेक्ट कर दें क्या? जैसे एयर का वेट निगलेक्ट किया आपने, वैसे ही क्या मैं एयर का वॉल्यूम भी निगलेक्ट कर दूं? नहीं, हम एयर का वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं कर सकते। भाई आपके कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में जो हवा है उसका वेट मान रहा हूं मैं निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो फील ही नहीं हो रहा, मुझे हवा का वेट फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे कमरे में हवा है,
यू कैनॉट निग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द एयर, आप हवा का वॉल्यूम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो द वॉल्यूम ऑफ द एयर will be the volume of the soil will be equal to volume of air plus volume of water plus volume of solids। तो मैं बात कर रहा था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की, जिसको मैं थ्री फेज सिस्टम की सॉइल भी कहता हूं। इस सॉइल का टोटल वेट मुझे मिलेगा वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर, और टोटल वॉल्यूम मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये क्लियर हो गया होगा वेट और वॉल्यूम। और जैसे ही वेट और वॉल्यूम मिला, किसी भी बॉडी का वेट और वॉल्यूम अगर आपके पास है तो उसका डेंसिटी पता कर सकते हो, उसका यूनिट वेट पता कर सकते हो आप। वेट अपॉन वॉल्यूम कहलाता है यूनिट वेट। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मेरे पास वेट भी आ चुका है, मेरे पास वॉल्यूम भी आ चुका है, तो मैं वेट और वॉल्यूम से इस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की यूनिट वेट कैलकुलेट करूंगा, और उसको मैं कहता हूं बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल क्या कहलाया है? बल्क यूनिट वेट का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क यूनिट वेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। तो बल्क यूनिट वेट क्या है? तो आप बताइएगा। बल्क यूनिट वेट इज द टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो किसका? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो कहलाता है बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। दिस इज फॉर partially saturated। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क यूनिट वेट, तो आप बोलेंगे बल्क यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द वॉल्यूम ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। सॉइल का नाम बोलना बहुत जरूरी है। सॉइल का नाम नहीं बोलेंगे और सिंपली ये बोल देंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल, गलत है। इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, दैट इज नोन एज बल्क यूनिट वेट। ये बनी मेरी सॉइल की पहली प्रॉपर्टी कि अगर कहीं पर आपको सॉइल का बल्क यूनिट वेट दिया जा रहा है, दैट मींस आप समझ जाइएगा वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का वेट और वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। अब जरा इसकी यूनिट की बात करें तो वेट मतलब किलो न्यूटन इन जनरल और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट मुझे मिलेगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द बल्क यूनिट वेट की जो यूनिट मुझे मिलेगी दैट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। तो थ्री फेज सिस्टम की सॉइल की मैं बात कर रहा था। इस थ्री फेज सिस्टम की सॉइल का मैंने टोटल वेट कैलकुलेट किया, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया और वेट और वॉल्यूम का रेशो निकाला, तो वो बना मेरा बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड और इस बल्क यूनिट वेट की जो यूनिट मुझे मिलेगी वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मिलेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने यहां पर सॉइल का वेट लिया है, एयर पानी प्लस सॉलिड का वेट लेके मैंने सॉइल का टोटल वेट निकाला है। हो सकता है आपको वेट की जगह पे मास दे दे कि मास ऑफ द एयर, मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द सॉलिड्स। जैसे आपने वेट ऑफ द एयर निग्लेक्ट किया था वैसे मास ऑफ द एयर भी निग्लेक्ट हो जाएगा। तो द टोटल मास ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू मास ऑफ द वाटर प्लस मास ऑफ द सॉलिड्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ कहां पड़ेगा, यहां पर भी गामा ही लिखोगे आप उसको भी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई वेट की जगह पे मास यूज कर लिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है। W बराबर mg तो होता ही है ना, ये तो हमको पता ही है। तो वेट की जगह पे अगर मैं मास यूज कर ले रहा हूं तो ये बल्क यूनिट वेट नहीं, फिर बल्क डेंसिटी कहलाता है। ये कहलाएगा बल्क डेंसिटी। तो बल्क यूनिट वेट कब कहलाएगा? जब आप वेट अपॉन वॉल्यूम निकालोगे। और बल्क डेंसिटी कब कहलाएगा? जब आप मास अपॉन वॉल्यूम निकालोगे। यूनिट में फर्क हो जाएगा बस।
क्योंकि वेट का यूनिट किलो न्यूटन में होता था, तो बल्क यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चलेगा। मास की यूनिट होती है केजी या फिर ग्राम, तो इसकी यूनिट जनरली आपको केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में मिलेगी। आई कि नहीं बात समझ? कि भाई अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपको। तो अगर वेट और वॉल्यूम दे रहा है, वेट अपॉन वॉल्यूम दे रहा है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम मतलब बल्क यूनिट वेट है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का, और मास अपॉन वॉल्यूम दे रहा है तो बल्क डेंसिटी कहलाता है। फिर यूनिट में फर्क आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में जब वैल्यू दी जाए तो यूनिट देख के समझिएगा कि वो बल्क यूनिट वेट दिया जा रहा है कि बल्क डेंसिटी दिया जा रहा है। अभी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे अगले 1-2 लेक्चर्स के बाद, तो आपको ये चीजें भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप यहां तक की बातें क्लियर सारी। चलिए, ये तो बात हुई 3 फेज सिस्टम की। अब आते हैं जरा 2 फेज सिस्टम की सॉइल पे। ये 3 फेज सिस्टम, अब आते हैं जरा 2 फेज सिस्टम की सॉइल पे। जरा देखिएगा, मेरे पास एक ये 2 फेज सिस्टम की सॉइल है। लेट अस से एक ये 2 फेज सिस्टम की सॉइल है मेरे पास, जिसमें हवा और सॉलिड मौजूद है, और इसको मैं कह रहा हूं 2 फेज सिस्टम की सॉइल। दिस इज अ सॉइल 2 फेज सिस्टम, क्योंकि दो ही फेज दिख रहे हैं के अंदर में, हवा दिख रहा है, पानी हवा दिख रहा है और सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसके वेट की बात करते हैं भैया। मान लीजिए एयर का वेट WA और सॉलिड्स का वेट है WS। तो क्या मैं बोल सकता हूं द टोटल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द एयर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन वापस से वही काम, एयर के वेट को तो हम निगलेक्ट कर देंगे। कुछ भी हो जाए, द वेट ऑफ द एयर इज नेवर कंसीडर्ड इन द एनालिसिस ऑफ द सॉइल। सॉइल के एनालिसिस में कभी भी हवा का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फाइनली इस 2 फेज सिस्टम की जो सॉइल है मेरे पास, इस 2 फेज सिस्टम की सॉइल का जो टोटल वेट मुझे मिला, वो सिर्फ कितना मिला? वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर। वो मिला वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर, क्योंकि एयर का वेट भले सॉइल में हवा हो चाहे हवा ना हो, एयर का वेट तो हमेशा निगलेक्ट ही करना है आपको, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे क्वेश्चन में ना बोले। द वेट ऑफ द एयर विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए वॉल्यूम की बात करें जरा। ये हुआ एयर का वॉल्यूम, ये हुआ सॉलिड्स का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जरा बताएं। मैथमेटिक्स के हिसाब से टोटल वॉल्यूम बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हवा का वॉल्यूम, वेट जैसे आपने निगलेक्ट किया था, आप हवा का वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो द वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये जो 2 फेज सिस्टम की सॉइल है जिसमें सॉलिड्स और एयर मिल रहे हैं, इस 2 फेज सिस्टम की सॉइल को क्या नाम दिया जाए भैया? इस सॉइल को नाम दिया जाएगा ड्राई सॉइल। सूखी मिट्टी तो बोलोगे इसको भाई? अप्रैल मई के महीने में ग्राउंड से मिट्टी उठा के लाओगे तो क्या बोलोगे? सूखी मिट्टी तो बोलोगे। तो सूखी मिट्टी नाम है इसका। तो ड्राई सॉइल जो कि 2 फेज सिस्टम की सॉइल है, एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर में सॉलिड्स के साथ सिर्फ हवा मिलती है। तो इट इज नोन एज ड्राई सॉइल। The total weight of this dry soil is WS and the total volume of this soil will be equal to VA plus VS, where VA is the volume of the air and VS is the volume of the solids. अब वापस से मुझे एक वेट और एक वॉल्यूम मिल गया है। फिर से मैं एक यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकता हूं इस 2 फेज सिस्टम की ड्राई सॉइल का। भाई जैसे मैंने पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में वेट अपॉन वॉल्यूम निकाला था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का, और उस वेट अपॉन वॉल्यूम को मैंने नाम दिया था बल्क यूनिट वेट। ठीक उसी प्रकार मैं इस ड्राई सॉइल का भी तो वेट अपॉन वॉल्यूम निकाल सकता हूं,
और इस ड्राई सॉइल का वेट अपॉन वॉल्यूम कहलाएगा ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, दैट विल बी नोन एज ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। चलिए एक और डेफिनेशन मिल गई मुझे, क्या मिली? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। और ड्राई यूनिट वेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा गामा डी से। तो आप बोलना कि ये जो गामा डी है दैट इज टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। सिर्फ इतना बोलोगे तो गलत हो गया। टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम किसका? ऑफ ड्राई सॉइल। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए भाई, टोटल वेट तो WS के बराबर ही होगा, क्योंकि इस सॉइल के अंदर में तो सॉलिड्स और हवा ही थी, हवा का वेट वैसे ही नहीं लेना था। तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो ये मुझे मिला, दिस इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट, और ये क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है भैया? तो टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई सॉइल इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट। ये भी वेट अपॉन वॉल्यूम ही तो है, तो यूनिट तो इसकी भी आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही मिलेगी। वेट की जगह पे मास का यूज कर लेंगे अगर, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और ये क्या कहला जाएगा फिर? ड्राई डेंसिटी। दिस विल बी नोन एज ड्राई डेंसिटी। वेट की जगह पे अगर मास यूज हो रहा है तो डेंसिटी टर्म का यूज करना है, वेट की अगर वेट यूज हो रहा है तो यूनिट वेट यूज करना है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बल्क यूनिट वेट बना था, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल बना है ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो दिस इज योर ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। आई होप ये बात क्लियर। इज द मीनिंग ऑफ ड्राई यूनिट वेट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और बात कर लेते हैं। अब मेरे पास वापस से एक टू फेज सिस्टम की सॉइल है, वापस से एक टू फेज सिस्टम की सॉइल है। लेकिन इस सॉइल में मेरे पास सॉलिड्स के साथ पानी है, सॉलिड्स हैं और पानी है। वापस से इसको वेट वगैरह की बात करते हैं। ये पानी का वेट है WW और ये सॉलिड्स का वेट है WS। वॉल्यूम की भी लगे हाथ बात कर ही लेते हैं। इसका वॉल्यूम है VW और सॉलिड्स का वॉल्यूम है VS। ये भी टू फेज सिस्टम की सॉइल है जिसमें सॉलिड्स के साथ पानी है। इस सॉइल को नाम दूंगा मैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। दिस सॉइल विल बी नोन एज फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल को बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। कई बार ये फुल्ली शब्द नहीं लिखा मिलेगा आपको, सिर्फ सैचुरेटेड सॉइल भी अगर लिखा मिल रहा है तो दिस इज द सेम थिंग। भाई भरा हुआ बोलो या पूरा भरा हुआ बोलो, एक ही बात होती है। तो ये फुल्ली शब्द हो सकता है आपको ना मिले कई बार दिखने में, तो अकेला सैचुरेटेड सॉइल भी लिखा मिला है तो इट इज द सेम थिंग, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मिला है तो भी इट इज द सेम थिंग। अब क्योंकि वापस से मुझे ये सॉइल मिली तो वापस से इसका वेट और वॉल्यूम देखें जरा क्या होगा। तो अगर वेट की बात करूं तो देखिएगा, मैं बोल सकता हूं वेट होगा वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर। कोई डाउट नहीं है, वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स। कोई चीज निगलेक्ट की नहीं जा सकती इसमें। हवा होती तो हवा का वेट निगलेक्ट करते थे, लेकिन यहां पर तो कोई भी चीज निगलेक्ट नहीं की जा सकती। तो टोटल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स एंड टोटल वॉल्यूम will be equal to volume of water plus volume of solids।
टोटल वेट, वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। हवा तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये वेट और वॉल्यूम मिल गया। वापस से मुझे वेट और वॉल्यूम मिल गया। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का भी मुझे वेट और वॉल्यूम मिला था, तो उस वेट और वॉल्यूम का रेशो मैंने बल्क यूनिट वेट बोल दिया था। फिर ड्राई सॉइल का भी वेट और वॉल्यूम मुझे मिला, तो ड्राई सॉइल के वेट और वॉल्यूम के रेशो को मैंने ड्राई यूनिट वेट बोल दिया। अब मुझे वापस से एक सॉइल मिली, वापस से एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मिली, इसका भी वेट और वॉल्यूम मिला, तो वापस से मैं इसका वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशो निकालूंगा और बनेगी मेरी तीसरी प्रॉपर्टी सॉइल की, दैट इज a saturated unit weight, saturated unit weight of the soil, रिप्रेजेंट करूंगा इसको गामा सैचुरेटेड से, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज गामा सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा ये? गामा सैचुरेटेड इज वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशो है। तो देखिए अल्टीमेटली कर तो सब में आप वेट अपॉन वॉल्यूम ही रहे हो, लेकिन किस टाइप की सॉइल का वेट और वॉल्यूम का रेशो निकाल रहे हो उसके हिसाब से डेफिनेशन बनती है। तो दिस इज फॉर सैचुरेटेड सॉइल, वेट और वॉल्यूम का रेशो फॉर द सैचुरेटेड सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड यूनिट वेट। वेट की जगह पे मास दे दिया जाएगा तो सैचुरेटेड डेंसिटी बन जाएगा, वही बात है। इसकी यूनिट तो मुझे वापस से मिलेगी कैसी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द यूनिट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मास दे दिया जाएगा तो केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, और वो सैचुरेटेड यूनिट वेट ना कहलाते हुए सैचुरेटेड डेंसिटी कहलाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये तीन बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? गामा, गामा डी और गामा सैचुरेटेड, तीन चीजें हमने पढ़ी अभी तक। हमने गामा पढ़ा, गामा सैचुरेटेड पढ़ा और गामा डी पढ़ा। जरा एक बार फटाफट इसका ओवरव्यू लीजिए जरा। हमने सबसे पहले गामा पढ़ा, इसको भी मैंने टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम बोला। गामा डी को भी मैंने टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम बोला, और गामा सैचुरेटेड को भी मैंने टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम बोला। लेकिन अंतर क्या था इन तीनों में? इन तीनों में अंतर यह था कि दिस वाज फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, दिस वाज फॉर द ड्राई सॉइल, एंड दिस वाज फॉर द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए तीनों की डेफिनेशन तो आपको वैसे ही दिख रही है कि भाई गामा दैट इज द बल्क यूनिट वेट इज आल्सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, गामा डी इज आल्सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड गामा सैचुरेटेड इज आल्सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अंतर क्या है? वेट में फर्क आ जाएगा कि नहीं? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में जो वेट था दैट वाज द सॉइल इन अ थ्री फेज सिस्टम, जिसमें एयर, पानी मतलब हवा, पानी और सॉलिड्स तीनों आ रहे थे। ड्राई सॉइल टू फेज सिस्टम की सॉइल थी, जिसमें सिर्फ हवा और सॉलिड्स था। सैचुरेटेड या फुल्ली सैचुरेटेड एक ही बात है। सैचुरेटेड सॉइल में सॉलिड्स और सिर्फ पानी मौजूद होगा। तो ये तीन यूनिट वेट्स कहलाते हैं मेरे। गामा इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, गामा डी इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, एंड गामा सैचुरेटेड इज नोन एज द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हुई थ्री फेज सिस्टम की सॉइल और ये टू फेज सिस्टम की सॉइल की। तीनों वेट और वॉल्यूम का ही रेशियो है। तो एक बात तो क्लियर है, तीनों का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही चलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन इन जनरल। न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन जनरल वे में किलो न्यूटन में लेते हैं। तो किलो न्यूटन और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एक और यूनिट वेट होता है सॉइल का। ये तो तीन हमने अलग अलग कंडीशन देख ली। दिस इज फॉर द थ्री फेज सिस्टम, दिस इज दीज टू आर फॉर द टू फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल। अब जरा एक और कंडीशन समझिएगा। समझिए मेरे पास एक सॉइल है, या अभी सॉइल को छोड़िए आप,
आप एक जनरल सी बात बताइएगा कि मेरे पास एक ये ब्लॉक है, सपोज करिए m मास का एक ब्लॉक है या w वेट का एक ब्लॉक है, सपोज करिए ये ब्लॉक सिंपल एक सरफेस पे रखा हुआ है खुले आसमान के नीचे, ठीक है। तो बनी बात है, मैं बोलूंगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम, वेट नीचे लग जाएगा और जिस सरफेस पे रखा होगा उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा। दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फिलहाल में मैं ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ वेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को मान लीजिए मैं पानी के अंदर इमर्स कर दूं, सेम ब्लॉक है, सेम वही ब्लॉक है, लेकिन नाउ दिस ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। दिस ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बात तो वही रहेगी, इस ब्लॉक का वेट तो अभी भी नीचे ही लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक पानी के अंदर में है, सिंस दिस ब्लॉक इज इनसाइड द वाटर, तो ये पानी इस ब्लॉक के ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे हम बॉयंसी, कि whenever a body is immersed in a liquid, the liquid exerts a upward force on a body and that upward force is known as buoyant force। तो ये बॉडी पानी के अंदर में थी तो वेट तो नीचे आ रहा है, नो डाउट, किसी भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, लेकिन इस बॉडी के ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स आ जाएगा। तो अब इस बॉडी का जो इफेक्टिव वेट होगा वो अब W माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब ये बॉडी आपकी खुले आसमान में रखी हुई थी तो इस बॉडी पे सिर्फ एक वेट लग रहा था W नीचे का, तो इसका इफेक्टिव वेट तो आपने W के बराबर ही बोला, क्योंकि कोई दूसरा फोर्स इसके ऊपर में नहीं था। लेकिन अगर यही बॉडी पानी के अंदर में डूबी हुई होती तो वेट तो अभी भी नीचे ही लगता इस बॉडी का, लेकिन इस पानी के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉयंट फोर्स और आता, तो वो बॉयंट फोर्स अपवर्ड लगता, तो इस बॉडी का जो इफेक्टिव वेट आपको मिलता वो W माइनस बी के बराबर हो जाता। दैट विल बी इक्वल टू W माइनस बी, मतलब वेट कम हो जाता। ये चीज सॉइल के साथ भी हो सकती है, दिस कैन हैपन विथ सॉइल ऑल्सो। और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक और यूनिट वेट कैलकुलेट करेंगे सॉइल का, दैट इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। समझिएगा क्या है सबमर्ज्ड यूनिट वेट की कहानी। तो अब बात करते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा डैश से। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल and it will be represented by gamma dash। क्या है ये सबमर्ज यूनिट वेट? तो जरा समझिए ध्यान से। सपोज करिए मेरे पास एक ये सॉइल थी और ये सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर में डूबी हुई है। दिस सॉइल इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। The soil is completely immersed in water। एक चीज तो आप मान रहे होंगे कि अगर ये सॉइल पानी के अंदर में पूरी तरीके से डूबी हुई है तो इस सॉइल के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स दिखेंगे और पानी दिखेगा, हवा तो नहीं दिखेगी। ये तो क्लियर सी बात है। अगर आप किसी भी बॉडी को पानी के अंदर में डालते हो तो देखते नहीं हो बुलबुले बाहर निकलते हैं, वो क्या है? उस बॉडी के अंदर की एयर बाहर निकल रही होती है और उस एयर की जगह पे पानी जा रहा होता है। तो आपने क्या किया, एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उस मिट्टी के टुकड़े को पानी के अंदर में डुबा दिया। शुरुआत के 1-2 मिनट हो सकता बुलबुले बबल्स क्रिएट हो, क्योंकि उस सॉइल के अंदर में जो हवा रही होगी वो बाहर निकल जाएगी और वो सॉइल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के साथ पानी बचेगा। अब अगर इस सॉइल की बात मैं करूं तो इस सॉइल का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा।
द वेट ऑफ द सॉइल विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि ये सॉइल पानी के अंदर में डूबी हुई थी, तो इस सॉइल के ऊपर में वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा एक बॉयंट फोर्स। इस सॉइल के ऊपर में आ जाएगा एक बॉयंट फोर्स। अब क्या मैं बोल सकता हूं द इफेक्टिव वेट ऑफ दिस सॉइल, या नेट वेट भी कह सकते हो आप, दैट विल बी इक्वल टू W माइनस बी। द इफेक्टिव वेट विल बी इक्वल टू W माइनस बी। सीधी सिंपल सी बात। इस सॉइल का कुछ तो वॉल्यूम तो रहा ही होगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सपोज करिए मैं बोल रहा हूं V के बराबर। मेरे को अभी भी एक वेट मिल गया ना सॉइल का, ये भले W माइनस बी है लेकिन है तो वेट ना, और एक वॉल्यूम भी मिल गया। वापस से मुझे एक वेट और एक वॉल्यूम मिला है, तो मैं वापस से बोल सकता हूं द नेट वेट या द इफेक्टिव वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम। ये रेशियो तो निकाल सकता हूं ना अभी भी वापस से मैं। ये बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कैलकुलेशन में बताऊंगा मैं, अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये बी मुझे पता है कैसे निकाला जाता है, नहीं पता है तो बता दूंगा मैं। तो W माइनस बी विल गिव यू द इफेक्टिव वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। दिस विल बी नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। दिस विल बी योर सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये बॉयंसी का कंसेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा करते हैं वहां पर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ये बॉयंसी कैलकुलेट की जाती है। हालांकि उसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह जब डिराइव करेंगे तो मैं आपको आइडिया दूंगा इस बारे में कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉयंसी। तो मेरे पास वेट ऑफ द सॉइल रहेगा, वेट ऑफ द सॉइल में से बॉयंसी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को इफेक्टिव वेट मिल जाएगा, और उस इफेक्टिव वेट को सॉइल के वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वापस से वेट अपॉन वॉल्यूम मिल गया। और वेट अपॉन वॉल्यूम कोई ना कोई यूनिट वेट तो बनेगा, दैट इज नोन एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। द यूनिट विल बी अगेन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की ही यूनिट रहेगी इसकी, क्योंकि है तो वेट ही ना ये। W इफेक्टिव बोलो चाहे W बोलो, है तो वेट, और वेट की यूनिट होती है किलो न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो गामा डैश जिसको मैं सबमर्ज यूनिट वेट कह रहा हूं, इसकी यूनिट भी हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आई होप ये 4 यूनिट वेट्स आपको क्लियर हुए होंगे। गामा, गामा डी, गामा सैचुरेटेड और गामा डैश। ये 4 यूनिट वेट्स जो है ये आगे की कहानी में बहुत जगह पर यूज आएंगे। आगे जब हम कंसेप्ट्स को और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये यूनिट वेट समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे अलग अलग रूप में। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अभी तो ये मात्र 4 डेफिनेशन, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने सॉइल की। अभी आगे अभी करीब करीब 8-10 प्रॉपर्टीज और आने वाली हैं सॉइल की। और ये सारी प्रॉपर्टीज जब एक साथ हम पढ़ लेंगे, जब ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट भी करेंगे। कुछ डेरिवेशंस आएंगे, कुछ फॉर्मूले आएंगे, और फिर वहीं से शुरू होंगे न्यूमेरिकल्स आपके। अभी जहां तक आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल फ्रेम नहीं होता है। जब तक सारी प्रॉपर्टीज ना पढ़ लें हम तब तक न्यूमेरिकल फ्रेम नहीं होंगे। तो आगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं सॉइल की, उसको समझने से पहले एक फटाफट जरा देखिएगा हमने देखा क्या है अभी तक। हमने सबसे पहले बात करी थी बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल की, जिसको मैंने गामा से लिखा था, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था गामा से। ये था टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, या सिंपली बोल दीजिए वेट और वॉल्यूम का रेशो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, है ना। दिस वॉज द रेशो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। फिर दूसरा हमने देखा ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, इसको रिप्रेजेंट किया हमने गामा डी से। दिस वॉज द रेशो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई सॉइल। फिर हमने देखा सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैट लिखते हैं जिसको। ये भी वेट और वॉल्यूम का रेशो था, लेकिन कैसी सॉइल का,
फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का। ये सारे कुछ वेट और वॉल्यूम के ही रेशो हैं, बस अंतर आ रहा है सॉइल के टाइप में। पहला वाला फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर द ड्राई सॉइल, फॉर द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और चौथा जो अभी फिलहाल में लेटेस्ट हमने पढ़ा, दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको गामा डैश लिखते हैं, एंड दैट इज वेट एंड वॉल्यूम का रेशो फॉर द सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड मतलब डूबी हुई। कोई भी चीज, जो चीज पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर में डूब जाती है, उसको सबमर्ज्ड कंडीशन कहते हैं। तो अगर आपकी सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर में डूबी हुई है, उस समय पर सॉइल के वेट और वॉल्यूम का जो रेशो सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, क्या कहेंगे उसको? सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सॉइल की अभी यहां पर देखी, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अगर पूछा जाए, गेट में तो नहीं पूछता, लेकिन कभी किसी स्टेट लेवल की परीक्षा में पूछा गया था कि इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। वी हैव टू अरेंज दीज क्वांटिटीज आइदर इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर एक सॉइल मेरे पास है गिवन वॉल्यूम की, उस गिवन वॉल्यूम की सॉइल में बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज्ड यूनिट वेट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जरा देखिएगा, हालांकि वो चीज तो आपको सिर्फ याद ही करनी है, लेकिन एक जनरल सी बात समझिएगा। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब की सॉइल है आपके पास, एक सॉइल है लेट अस से आपके पास, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर द थिंग। मान लीजिए इस सॉइल का वॉल्यूम है आपके पास 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, और अभी फिलहाल में इस 1 मीटर क्यूब में सॉलिड्स भी है, पानी भी है और हवा भी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक और सॉइल है मेरे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की ही, एक और सॉइल है मेरे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की ही। द वॉल्यूम इज अगेन 1 मीटर क्यूब, इसमें सॉलिड्स हैं और पानी है। और एक और सॉइल है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की, जिसमें सॉलिड्स हैं और हवा है, इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब। एक जनरल सी बात बताइएगा, इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा? अगर ये तीनों सॉइल 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब की है, देखिए यहां पर हवा के, सॉलिड्स के साथ हवा है, मतलब सिर्फ सॉलिड्स का वेट आ रहा होगा इस 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि हवा का वेट तो वैसे भी नेग्लिजिबल था। इस वाले में 1 मीटर क्यूब में हवा का, सॉलिड का वेट और पानी का वेट दोनों का वेट आ रहा है। इसमें सॉलिड का वेट, पानी का वेट आ रहा है और हवा भी है, मतलब पानी और सॉलिड की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रही होगी इस वाली सॉइल के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देखिए ना, तीनों का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। इस 1 मीटर क्यूब में हवा, पानी, सॉलिड्स तीनों आ रहे थे, इसी 1 मीटर क्यूब में पानी और सॉलिड्स आ रहे थे, और इसी 1 मीटर क्यूब में हवा और सॉलिड्स आ रहे थे। तो बनी बात है, जनरल सेंस में हम बता सकते हैं कि इस वाली सॉइल का वॉल्यूम ज्यादा, इस वाली सॉइल का वेट सबसे ज्यादा रहा होगा। फिर आएगा ये पहला, फिर आएगा ये वाला, और फिर आएगा ये। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अलग अलग होता तो फिर कहानी अलग अलग हो सकती थी, लेकिन अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो बनी बात है, इस 1 मीटर क्यूब में अगर सॉलिड और पानी ही सिर्फ होते तो सबसे ज्यादा वेट तो इसी का ही आएगा। ये वाली सॉइल का यूनिट वेट क्या होता था, याद करिए, गामा सैचुरेटेड। इसका क्या होता था, गामा, और इसका क्या होता था, गामा डी। तो क्या मैं कह सकता हूं, गामा सैचुरेटेड विल बी द हाईएस्ट, फिर आएगा गामा, फिर आएगा गामा डी, और फिर आता है गामा डैश। ये याद रखिएगा, गेट वाला नहीं पूछेगा कभी भी, ना ही इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला पूछेगा, लेकिन कभी कोई दूसरी परीक्षा में बैठोगे स्टेट लेवल की, तो इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं,
वहां पे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल या बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले सवाल होते हैं। तो इस टाइप की चीजें जो जनरली गेट वगैरह में छोड़ दी जाती हैं, ये सब टाइप के सवाल आपसे स्टेट लेवल की परीक्षा, एसएससी या स्टेट लेवल की कोई जेई की परीक्षा एग्जाम है या पीएससी का कोई एग्जाम है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गामा सैचुरेटेड फॉर अ गिवन सॉइल सबसे ज्यादा होगा हमेशा, देन गामा डी एंड द लीस्ट विल बी गामा डैश, ये याद रखिएगा। तो ये हुई हमारी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। बल्क यूनिट वेट, वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई यूनिट वेट, वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो फॉर द ड्राई सॉइल, सैचुरेटेड यूनिट वेट, वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो फॉर द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और गामा डैश वेट एंड वॉल्यूम का रेशियो फॉर द सबमर्ज्ड सॉइल। ये 4 यूनिट वेट्स आगे कहां पर किस तरीके से यूज किए जाएंगे वो सारा कुछ हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज की जिसके बेस पर हम फेज रिलेशनशिप्स को डेवलप करेंगे आगे जाके। थैंक यू।